गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों आज हम जो है कक्षा 7th का हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट शुरू करेंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे हमारी जो बुक है हमारे अतीत भाग 2। बच्चों आपने जो है क्लास 6 में जो है हमारे अतीत भाग 1 पढ़ी होगी। तो आज हम यहाँ पे हमारे अतीत भाग 2 की शुरुआत करेंगे। और इसमें हमारा जो पहला चैप्टर है ये हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल, यानी कि पिछले 1000 वर्षों के दौरान जो कौन कौन सी घटनाएं घटी वो सब यहाँ पे हम जो है डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आइए शुरू करते हैं। आज का ये पहला चैप्टर है हमारा 1000 वर्षों के दौरान हुई क्या क्या जानकारियाँ, उन सबों के बारे में हम पड़ताल करेंगे। सबसे पहले आप ये देख लीजिए, ये मानचित्र है, एक मैप बना हुआ है, लगता नहीं कहीं से एक मैप है, काफ़ी पुराना मैप जो है ये बना हुआ है। और ये जो है आप देख लीजिए यहाँ पर 12वीं सदी के भूगोलवेत्ता अल इदरीसी का बनाया हुआ दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा है, जिसमें जो है भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से समुद्र तक दिखाया गया है। ठीक है, बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा आपको समझ पाना ये, क्योंकि उस दौरान का जो बना हुआ ये पहला मैप था, कहीं से लगता ही नहीं है कि भारत जो है इसमें कहीं दिख रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। मानचित्र 1 और 2 पर नजर डालिए। मानचित्र 1 अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी ने 1154 में बनाया था। यहाँ जो नक्शा दिया गया है वह उसके द्वारा बनाया गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। मानचित्र 2 एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने बनाया जो कि 1720 में बनाया था। दोनों नक्शे एक ही इलाके के, मगर उनमें काफी अंतर है। अल इदरीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह पे है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। जगहों के नाम अरबी भाषा में दिए गए हैं। बड़ा मुश्किल हो जाएगा बच्चों इसको मैं आपको सर्च कर पाना, ठीक है। फिर भी आप देख लीजिए एक बार हल्का सा, यदि देखें कि भारत यदि हम ढूंढे तो भारत जो है कहाँ पे मिलेगा। उल्टा जो है इसमें दिखाया गया है, ये भारत का जो है देखिए एक तरह से साउथ पार्ट है, श्रीलंका दिखाया गया है। ठीक है, बिल्कुल उल्टा सा ये मैप जो है दिखाया गया है, काफ़ी कंफ्यूजन सा है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। ये जो है 1720 में बना हुआ मैप, इसमें आप देख सकते हो कहीं कहीं लगता है कि भारत जैसा मैप जो है बना हुआ है। ये 1720 में जो बनाया हुआ मैप है। ठीक है, तो उसमें कुछ जाने पहचाने नाम भी है, जैसे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज है। मानचित्र 2 पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया। इस कला विधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई थी। यह नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगेगा। उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारे में जो है काफ़ी जो है जानकारी देखी, इसमें हमें काफ़ी कुछ चेंज मिलता है और यहाँ हमें काफ़ी कुछ बातें जो है देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, यह नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगेगा क्योंकि आज के मिलते जुलते भारत से हैं और इस यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल जो है करते थे। ये हम जो आगे अध्याय 6 में जो है ये बातें सारी की सारी पढ़ेंगे। हाँ जी, तो यहाँ पे इस कॉलम में देख लेते हैं, भीतरी इलाकों पर नजर डालें। क्या इनमें उतने ही ब्यौरे हैं जिसमें समुद्र तट वाले हिस्से में गंगा के मार्ग को देखें, इसे किस तरह से दर्शाया गया है। मानचित्र में तटीय और भीतरी इलाकों के बीच ब्यौरों का और बारीकी का जो अंतर है, आपके विचार से उसका क्या कहानी देख लीजिए। आपको दोबारा से एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए पूरी तरह से जो है वैसे तो मिलता जुलता है भारत के नक्शे से, लेकिन वर्ड्स काफ़ी छोटे हैं, काफ़ी पुराने हैं, इसलिए क्लियर नहीं दिखाई दे रहे हैं आपको। ठीक है, तो आगे चलते हैं चैप्टर में। ये काफ़ी महत्वपूर्ण मैप रहा है हमारे लिए, क्योंकि इसी मैप का प्रयोग करते जो वास्को डी गामा जो है 1498 में भारत में जो पहुंच गया था। इतनी ही महत्वपूर्ण एक बात यह है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेजों नक्शों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का, उनके भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना जरूरी होता है। नई और आगे देखते हैं ये नई और पुरानी शब्दावली से, यानी कि नए नए शब्दों का जो है उस दौरान जो विकास हुआ था। अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ साथ क्या होता है, ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदली है।
उदाहरण के लिए मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई, समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही लीजिए, आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिन्हाज सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित था। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये कहता है कि समय के साथ साथ जो है भाषाएं नहीं बदलती, भाषाओं में प्रयोग होने वाले अर्थ भी बदल जाते हैं, शब्दों का अर्थ भी बदल जाता है। तो यहाँ पे उन्होंने मिराज ए सिराज जो एक काफ़ी पुराने इतिहासकार रहे हैं, जो फारसी समाज के रहने वाले थे, फारसी भाषा बोलते थे, उन्होंने भारत के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था और उनका आशय पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के कुछ समान था, मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सतह के रूप में पहचाना जा रहा था, वह हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो आज हम जोड़ते हैं। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा शब्द सीधा साधा ही ले लीजिए, हमारे लिए इसका अर्थ होता है कि ऐसा व्यक्ति जो भारतीय न हो। देखिए बच्चों, यहाँ पे जो शब्दों की जो है इतिहास जो हम पढ़ रहे हैं, शब्दों के बारे में जो विशेषकर बात की गई है इस चैप्टर की शुरुआत में, तो यहाँ पर इतिहास के आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है विदेशी शब्द का क्या अर्थ है। कि यदि मान लीजिए वर्तमान में देखें तो विदेशी शब्द का अर्थ है कि जो भारत का नागरिक न हो, लेकिन प्राचीन समय में जो है मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का न हो विदेशी कहलाता था। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी और फारसी में अजनबी कहा जा सकता है। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। आगे उसके बाद यहाँ पर इतिहासकार और उनके स्रोत के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि इतिहासकारों ने किन किन स्रोतों का प्रयोग किया अपने खोजों को आगे बढ़ाने के लिए। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा था। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, जैसा कि मैंने पहले बताया, हमारे चैप्टर का नाम यही है 1000 वर्षों की पड़ताल। तो इस काल के अध्ययन के लिए हम इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनको बहुत सी बातें ऐसी आपको उनमें से बहुत सी बातें ऐसी मिलेगी जो पिछले युग से वैसी ही चली आ रही है। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी शिलालेखों, शिलालेखों, स्थापत्य कला तथा लिखित सामग्री का प्रयोग करते थे। देखिए, इन सभी चीज़ों के बारे में जो आप पहले पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। ठीक है, शिलालेख क्या है, सिक्के क्या है, सिक्के कॉइन्स बोलते हैं, उनकी सहायता से शिलालेख यानी कि बड़ी बड़ी चट्टानों पर लिखे हुए लेख, और स्थापत्य मीन्स भवन निर्माण कला के बारे में जो है आप पढ़ चुके हैं। इनके द्वारा जो इतिहासकार जानकारी बटोरते थे, पर कुछ बातें पहले से काफ़ी भिन्न भी हैं। इस युग में प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई है। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल भी धीरे धीरे कम करते हैं। यहाँ पर देखिए कागज के आपके कॉलम में यहाँ पे कागज का मूल्य बताया गया है कि इन दो प्रसंगों की तुलना कीजिए। आप देख सकते हैं इसको 13वीं सदी के मध्य में विद्वान को एक पुस्तक की प्रतिलिपि की जरूरत पड़ी। उसके पास उतना कागज नहीं था, इसलिए उसने एक ऐसी पांडुलिपि को धो डाला जिसकी उसे जरूरत नहीं थी और उसके कागज को सुखाकर उसका इस्तेमाल कर लिया। एक सदी बाद अगर आप बाजार से कोई खाद्य पदार्थ खरीदते हो तो हो सकता है कि आपकी किस्मत अच्छी होती है और दुकानदार वह वस्तु कागज में लपेट कर देता है। तो देखिए, तो कागज कब कितना महंगा था और कब आसानी से उपलब्ध है, 13वीं शताब्दी में या 14वीं शताब्दी में, आप इसका जो पता लगा सकते हो। आप वर्तमान में तो आप देख सकते हो कि कागज की जो है कितनी वैल्यू है।
कागज जो कितनी आसानी से हमें उपलब्ध हो जाता है। आप जो इस चीज़ को तो आसानी से समझ सकते हो। तो ये हुआ हमारा कागज का। उसके बाद ये कहता था कि इतिहासकार जो है किन स्रोतों का जो सहारा लेते थे वो पढ़ रहे हम। इस समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्धि होने लगा। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग करने लगे। धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता था। इन पांडुलिपियों और दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग जो कठिन है। उन दिनों छापे खाने तो नहीं थे। छापे खाने का मतलब है प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, इसलिए लिपिक का मतलब होता है लिखने वाले, और नकल नवीस यानी कि जो हाथ से जो है हूबहू कॉपी कर देते थे। फोटोस्टेट नहीं होती थी उस दौरान, और जो फोटोस्टेट करने वाले थे वो होते थे, उनको नकल नवीस कहा जाता था। नकल नवीस हाथ से ही पांडुलिपि की प्रतिकृति बनाते थे। प्रतिकृति का मतलब होता है फोटोस्टेट करना एक तरह से, ठीक है, फोटोस्टेट बनाते थे। अगर आपने कभी किसी मित्र की गृह कार्य की नकल की है, आप ये काम तो करते ही होंगे, आप जो किसी दोस्त के द्वारा किए गए काम को एज इट इज उतार लेते हो। अगर आपने कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी है तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं है। कभी कभी आपके मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी और आपको मजबूर होकर अंदाजा ही लगाना पड़ता होगा कि क्या लिखा गया है। फलस्वरूप आपके लिखे में मित्र के लिखे हुए से कुछ छोटे मोटे लेकिन महत्वपूर्ण अंतर आ जाते होंगे। पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ यही होता है। पांडुलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेर बदल कर चलते थे, कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य। सदी दर सदी पांडुलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती रही और अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से अलग हो गई। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती हैं। हमें बाद के लिपि को दोबारा बनाई गई प्रतिलिपि पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इस बात का अंदाजा लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। देखिए, प्रतिलिपि और पांडुलिपि का मतलब आप समझ जाइए क्या है कि पांडुलिपि जो है एक तरह से शुरुआत में लिखी गई किसी कागज पर कोई रचना है जो लेखक लिखता है, और उसके बाद उसकी जो फोटो की जाती है, जो उसकी नकल उतारी जाती है, वो उसकी जो है प्रतिलिपि है। तो ये देखिए, एक प्रतिलिपि की पिक्चर यहाँ पे दिखाई गई, उर्दू भाषा में लिखी गई है, ठीक है बच्चों। उसके बाद करते हैं नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। सन 700 से लेकर के 1750 के बीच के हजारों वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है। मुख्य तौर से इसलिए कि पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेयास्त्रों का मतलब होता है मिसाइल का यूज करना, तोप चलाना, यानी कि बारूद वाले हथियारों का प्रयोग करना। इस महाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया, आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफ़ी। ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन नए प्रौद्योगिकी और फसलें उन लोगों के साथ आई जो नए विचार भी लेकर आए थे। नए विचार लेकर कौन आए थे? जो विदेशी जो भारत में आते थे, आक्रमण करते थे, उनके साथ साथ भारत में नई नई फसलें और नए नए विचार जो है आने लगे। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा। अध्याय 5, 6 और 7 में आप इनमें से कुछ के बारे में चर्चा करेंगे। तो बच्चों, ये हमारा जो है इतिहास का चैप्टर चल रहा है, जिसमें हम जो है लगभग ये रहट की बात करते हैं। तो रहट क्या है? रहट जो है एक तरह का, ये देखिए यहाँ पे आया ये रहट की पिक्चर दिखाई गई है। इस युग में जो है गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्राएं करने लगे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। उपमहाद्वीप की बात करें तो भारत के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। ये रहट है। रहट जो है जमीन से पानी निकालने का एक उपकरण होता था, एक तरह का उपकरण होता था जिससे की द्वारा जो है जमीन से पानी निकाल, बैलों के द्वारा खींचा जाता था। ये 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो अक्षत्रिय वर्ण होने का दावा करते थे। लगता है कुछ छूट गया हमारा।
ठीक है। इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा उनमें से एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम जो है राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र से निकला है। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो अक्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे महाद्वीप में अलग अलग शासकों की सीमाओं में सेवारत थे। कवि और चाण राजपूतों की आचार संहिता प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के लिए अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और काश्याती कुछ प्रजातियां थी, कुछ जातियां थी उस दौरान के मुख्य शासकों की। ठीक है। इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई होती रही और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर जो हुआ। पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों, मंदिरों से प्रभावित होने लगे। देखिए बच्चों, यहाँ पे ये कहना चाहता है कि धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा था। परिवर्तन आने के कारण लोग जो अपना कामकाज बदल रहे थे, अपना कारोबार भी जो है बदल रहे थे और लोग जो है कुछ खेती में लगे, कुछ खेती का काम छोड़ के जो पुजारी बन गए, बाजार में अपने काम करने लगे। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे। कर का मतलब होता है उन्हें टैक्स देने पड़ते थे, जो भी राजा जो है टैक्स लगाता था। खेती, कुछ लोग मवेशी भी पालते थे। मवेशी का मतलब होता है पशु पालना। और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी का आदि का भी काम कर लेते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियों और उपजातियों में बंटने लगे और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। दर्जे का मतलब होता है एक तरह से पद देना, पोस्ट देना और एक तरह से उनका स्थान दर्ज कर देना समाज में। ये दर्जे स्थायी नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर उसके दर्जे जो बदलते रहते थे। यानी कि जैसे जैसे व्यक्ति जो है समाज में अपना काम कारोबार बदलता था तो उसका दर्जा, उसका आधार भी जो है चेंज होता जाता था। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा नहीं हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। देखिए, जो जातियां बनाई गई थी समाज में वो लोगों के द्वारा बनाई गई थी। जो व्यक्ति जैसा काम करता था उसकी वही जाति जो है निश्चित हो जाती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांव के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांव पर मुखियाओं का शासन होता था। मिल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर ही होते थे। देखिए, आज भी हम बच्चों देखते हैं कि हमारे समाज में आज भी विभिन्न प्रकार की जातियाँ पाई जाती है। और ये जो है चैप्टर उसके बाद काफ़ी बड़ा हो जाएगा हमारी वीडियो। आज के लिए हम जो है केवल इतना का ही चैप्टर करेंगे, बाकी जो है अगली वीडियो में करेंगे। तो आज जो है हम यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं। अक्षेत्र और साम्राज्य का जो है आगे हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्यारे बच्चों, हमारी वीडियो जो है आपके लिए लगातार आती रहेगी। आप जो है, यदि आपके कोई बड़े भाई बहन भी हैं छोटी क्लास वाले में, 6ठी क्लास से लेकर के 10वीं क्लास तक की सभी वीडियो जो हमारे चैनल पर आपको मिलेगी और ये वीडियो जो लगातार मिलती रहेगी। सभी सब्जेक्ट्स की वीडियो जो आपको मिलेगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जो लगातार हमारी वीडियो मिलती रहे। तो बच्चों, अपना काम को जो कंप्लीट करें, अपना होमवर्क भी करते रहें। जितना मैंने पढ़ाया है इसको अच्छी तरह से रिवाइज करो और अपने सिलेबस को पूरा करो। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।